अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन नंबर 17, 18 एंड 19। ये तीन सेक्शंस जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। प्रीवियसली अगर हम देखें कि पास पेपर्स के अंदर तो सेक्शन कभी 17 आ जाता है, कभी 19 आ जाता है, तो कभी 18 आ जाता है। ये अगर मैं कहूँ कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के हिसाब से ये तीन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। अब LLB 6 सेमेस्टर के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 17 को। सेक्शन नंबर जो 17 है हमारे पास, वो डिस्कस करता है कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स, कि वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्टरेबल हैं, कंपलसरी उनका रजिस्टर कराना। सबसे पहले तो आप ये वर्ड देख लें, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अब ये वर्ड यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर वर्ड था इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट मीन्स, अब एक क्लास के अंदर एक बच्चे ने कहा कि सर इंस्ट्रूमेंट मीन्स के कोई भी औजार नहीं। जब भी लॉ के अंदर वर्ड इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। वहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का वर्ड यूज़ हुआ हुआ लॉ के अंदर किस चीज़ के लिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो ये वर्ड जो इंस्ट्रूमेंट है इट मीन्स के डॉक्यूमेंट्स। अब नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को हम कहें कि विल, वसीयत, जो हमारे पास वसीयत होती है, विल होती है, उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। विल जो वसीयत नामा होता है, वसीयत नामा, उसको हम कहते हैं टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। उसके अलावा जितने भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे के सारे फॉल करते हैं किसमें? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में। अब आप ये कहेंगे कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मींस के एक्सेप्ट विल ऑल आ गए, तो वो भी अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से। सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं कहूँ कि गिफ्ट डीड हो गई या अदर काइंड्स ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर जो ये टेस्टामेंट्री और नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के लिए एक केस लॉ आप लिखे हैं। अब ये केस लॉ क्या है? AIR 1921 PC पेज नंबर 89, ऑल इंडिया रेगुलेशन एक्ट, ऑल इंडिया रेगुलेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान का ये केस लॉ है। और तो यहाँ पर ये चीज़ ये बताई गई कि इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज़ इमीडिएटली ऑपरेटिव, फाइनल और इररिवोकेबल, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है वो इमीडिएटली ऑपरेटिव हो, कोई भी डॉक्यूमेंट इमीडिएटली ऑपरेटिव हो, फाइनल हो और इररिवोकेबल हो, तो वो जो है किस में आएगा? वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट में आएगा। अब जो हमारे पास वसीयत है वो इमीडिएटली तो जो है ऑपरेटिव नहीं होती, वो आफ्टर द डेथ होती है। इसी तरीके से जो सेक्शन नंबर 17 का क्लास ए है, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन ए जो है वो कहता है कि गिफ्ट डीड, गिफ्ट डीड, तो जब जो गिफ्ट डीड है उसको भी रजिस्टर कराना कंपलसरी है। उसके बाद बी लिखें आप कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच क्रिएट्स, अब ये दोबारा आ गई बात कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बार बार ये वर्ड आप जो सेक्शन 17 पढ़ेंगे तो आप ये वर्ड जो है बार बार देखें, कौन सा? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको जो है टेस्टामेंट्री क्लियर करा दिया। अब यहाँ पर जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट दोबारा वर्ड यूज़ किया गया कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करे, डिक्लेयर करे, असाइन करे या एक्सटिंग्विश करे लिमिट को और उसके राइट्स को फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो उसको हम कहेंगे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब समझिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अप टू 100 रुपीज़ है, 100 रुपये से ज़्यादा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये रजिस्टर कराना कंपलसरी, ठीक है। उसके अलावा ऑल डीड्स, जितने भी हमारे पास डीड्स हैं, जैसे कि सेल डीड हो गया, मोर्गेज, लीज वगैरह, ये सारे के सारे किस में आ गए? ये सारे के सारे कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स में आ गए। फर्दर सी जो है हमारे को कहता है नॉन टेस्टामेंट्री एक्नॉलेजेस द रेसिप्ट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन। अब समझिए सी को, सी ने क्या कहा कि क्लास ए में क्या है? गिफ्ट डीड। क्लास बी में क्या है? क्लास बी में है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करे, एक्सटिंग्विश करे, जो अभी भी मैंने रिपीट किया। तो ये दो जो क्लास ए और क्लास बी में मैंने समझाया आपको, तो इससे रिलेटेड, इसके मुतल्लिक कोई भी रिसिप्ट, कोई भी रसीद वगैरह होगी तो वो भी जो है मैंडेटरी है, वो भी। फर्दर आप आ जाए डी कहता है कि लीज। अब लीज किस किस्म की? लीज कोई भी ऐसी लीज जो कि मोर देन 1 ईयर्स हो। आपने अक्सर देखा हुआ लीज ईयर टू ईयर, और यहाँ पर जो वर्ड यूज़ है मोर देन 1 ईयर। उसके बाद जो ई है वो कहता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट कोर्ट डिक्री, जिसमें कोर्ट डिक्री पास हुई है ट्रांसफरिंग और असाइनिंग में। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 18। अब जो सेक्शन नंबर 18 है वो किस चीज़ के बारे में? वो है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपलसरी नहीं है लेकिन उनको हम रजिस्टर कराएं, ये हमारी मर्ज़ी है।
किस तरीके से, उसको हम कहेंगे कि आल सेक्शन नंबर 18 जो है मैं क्या बताता, सेक्शन नंबर 18 हमें कहता है कि आल डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 17 मे बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 18। इट मीन्स के सेक्शन नंबर जो 18 है वो हमारे को बताता है ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स, कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑप्शनल है रजिस्टर कराना। अब क्लास ए में इट मीन्स कि ABC में सेक्शन 17 में तो हमने पढ़ा। अब सेक्शन 18 हमें ये कहता है कि जो भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सेक्शन 17 में कंपलसरी नहीं है तो वो रजिस्टर होगा सेक्शन नंबर 18 में। किस तरीके से वो भी अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड आप केस लॉ लिखें। केस लॉ इसका है 1985 CLC पेज नंबर 2831, ये इसका केस लॉ है जो सेक्शन नंबर 18 से रिलेटेड है। तो अब ये जो केस लॉ है ये हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी, अब यहां पर बात हो रही है जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी। कोई भी ऐसा शख्स जो कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि रिफॉर्म्स करे, जो कि परफॉर्म करे फंक्शंस डिक्लेयर, असाइन और ट्रांसफर, डिक्लेयर, असाइन और ट्रांसफ़र। इट मीन्स के उसको ये इख्तियारात दे दिए गए तो वो क्या है, उसको भी उस चीज़ को भी रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। फर्दर आप आ जाएं, अब एक और केस लॉ लिखें, PLD SC पेज नंबर 43। अब ये भी केस लॉ इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से कि यहां पर ये बताया गया पावर ऑफ अटॉर्नी इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट, इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, पेपर के अंदर जाहिर सी बात है अगर आप सेक्शन नंबर 18 को देखते हैं तो आप कहते हैं सेक्शन अगर नंबर 18 अगर हम लिखते हैं पेपर के अंदर डेफिनेटली हमारे को 15 या 20 में से हमारे को जो है 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले जो है लिखिए रिलेटेड प्रोविजन। इसका रिलेटेड प्रोविजन क्या है, सेक्शन नंबर 18 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। उसके बाद आपने सेक्शन नंबर 18 को लिखना है। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सेक्शन नंबर 17 के तहत कंपलसरी नहीं है तो वो रजिस्टर होगा सेक्शन नंबर 18 में। उसके बाद आप ये केस लॉ लिखिए। उसके बाद ये केस लॉ आपने लिखे और केस लॉ लिखने के बाद आप ये बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब सबसे पहले तो आपने लिखना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, सो डेफिनेटली आप इसको कह सकते हैं कि इट इज़ ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। सेकंड में हमारे पास आ जाता है शेयर्स डिपेंचर्स ऑफ स्टॉक कंपनी, शेयर्स डिपेंचर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, पहला तो हो गया पावर ऑफ अटॉर्नी, दूसरा हो गया शेयर्स, तीसरा हो गया डिपेंचर्स ऑफ कंपनी, और उसके बाद जो है फर्दर ट्रांसफर ऑफ एनी डिपेंचर, ट्रांसफर ऑफ एनी डिपेंचर, कोई भी डिपेंचर है उसको ट्रांसफर करना। और उसके बाद चलें, उसके बाद भी एक और केस ला लिखें 2004 CLC 318, CLC 300 पेज नंबर 318, जिसके तहत ये कहा गया कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं
वो, और हमारे एग्रीमेंट्स, ये भी कंपलसरी नहीं है, तो ये भी ऑप्शनल में फॉल करेंगे। और उसके बाद ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है ग्रांट ऑफ लीज, इट मीन्स कि ग्रांट ऑफ लीज वो भी कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद काउंटर पार्ट ऑफ लीज मीन्स जो काउंटर पार्ट होगा लीज का वो भी कंपलसरी नहीं है, वो भी जो है हमारे पास ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ एडोप्टेशन, इट मीन्स के एडोप्शन, 4, 5, 6 एंड 7 एडोप्शन। अब एडोप्शन क्या है, किसी बच्चे को एडोप्ट करना, ये भी जो है कंपलसरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल में फॉल करेगी। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसको हम जो है थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं किस तरीके से। अब ये सबसे पहले तो बात कर रहा है किस चीज़ के बारे में, डीड ऑफ एडोप्शन। कोई ऐसी डीड है एडोप्शन की डीड, उसके अंदर ये कह रहा है अ डीड ऑफ एडोप्शन रिसाइटिंग अ फैक्टर ऑफ एडोप्शन and starting that adoptee has acquired certain rights in immobile property may be registered, whereas under section 17b authorities to adopt a son is compulsory registrable, for it is not merely a deed but adoption itself। तो adoption जो है इसके तहत क्या हुआ कि ये जो adoption है ये भी हमारी कंपलसरी नहीं हुई, ये किस में फॉल करेगी, ये जो है हमारी ऑप्शनल में फॉल करेगी। उसके बाद डिबेंचर हो गए ऑफ स्टॉक कंपनी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वैल्यू ऑफ लेस देन 100 रुपीज़। सो प्रीवियसली मैंने क्या डिस्कस किया, 100 रुपये से अपवर्ड। अब 100 रुपये से कम, इट मीन्स कि ये पेन जो है इसको हम रजिस्टर नहीं करवा सकते डेफिनेटली, ये डाउन टू 100 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ पास ट्रांजेक्शंस जितनी हुई हैं उसको भी, वो भी कंपलसरी रजिस्टरेबल नहीं है, तो वो भी क्या है, ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। डिक्री और ऑर्डर ऑफ अकॉर्ड, पावर ऑफ अटॉर्नी, रिसेंटली मैंने डिस्कस किया पावर ऑफ अटॉर्नी। एग्रीमेंट टू सेल, कोई भी सेल का एग्रीमेंट है वो भी कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, डेफिनेटली वो क्या है, ऑप्शनल रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है। उसके बाद एग्रीमेंट टू मॉर्गेज का एग्रीमेंट, डीड नहीं, प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया डीड, यहाँ पर बात हो रही है एग्रीमेंट टू मॉर्गेज की। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन का इंस्ट्रूमेंट वो भी नहीं होगा। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड जो है वो भी ऑप्शनल में आएगी। उसके बाद फैमिली एग्रीमेंट्स, हमारे फैमिली के जितने भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं कि भाई ये जो है हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा XYZ, तो ये भी जो है फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं, ये भी जो है हमारे ऑप्शनल में फॉल करते हैं। उसके बाद चलिए ट्रस्टी, उसके बाद कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी को हमने एक अपॉइंट किया, तो वो भी जो है कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स में फॉल नहीं करेंगे। अब सेक्शन 17 को समझा हमने, सेक्शन 17 को समझने के बाद हमने देखा सेक्शन नंबर 18 को। अब सेक्शन नंबर 18 ने सिंपल ये कह दिया कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी नहीं है सेक्शन नंबर 17 के अंदर, तो वो जो है रजिस्टर होगा सेक्शन नंबर 18 के तहत। यहाँ तक क्लियर हुई चीज़ें, और वो कौन कौन से थे वो भी मैंने आपको बताया, साथ में केस लॉज भी बता दिए। अब सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, अब सेक्शन नंबर जो 19 है ना, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे सेक्शन नंबर 19 कितना इजी है। अब सेक्शन नंबर 19 ये कहता है कि लेट सपोज कोई ऐसी, सेक्शन नंबर 19 की वर्डिंग क्या है, डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय रजिस्ट्रार। आप रजिस्ट्रार के पास गए और जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके गए वो उसके समझ से बाहर हैं। किस तरीके से कि लेट सपोज कि जो जिस रजिस्ट्रार के पास आप गए हैं डॉक्यूमेंट्स लेके, उसकी इलाकाई ज़बान क्या है, उसकी इलाकाई ज़बान जो है वो है सिंधी। आप लेके चले गए उसके पास पंजाबी में लिखी हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, सो डेफिनेटली वो जो है पंजाबी नहीं समझ सकता, तो वो क्या करेगा, वो जो है आपको ये कहेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैं नहीं समझ सकता, आप इसको जो है इस लैंग्वेज के अंदर, इट मीन्स कि जो हमारी इलाकाई ज़बान है उर्दू के अंदर या सिंधी के अंदर कन्वर्ट करवा के लेके आए, तो फिर जो है मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको वापस दे देगा। तो सेक्शन नंबर 19 जो है वो सिंपल है, हमें यही बताता है। थैंक यू, डेट्स ऑल।